अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 की बायोलॉजी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने तकरीबन 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। यूनिट नंबर 10 है। 3 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। उन लेक्चर्स में मैंने गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन किया है। फिर बाद में गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन के बाद हमने रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंसेस पढ़े। फिर बाद में हमने रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंसेस पढ़े। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रा जाके वो वीडियोस देखें ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पहले से पता हो कि टॉपिक वाइज जब हम जाएंगे तो आपको चैप्टर को सीखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 10 के 10.2 पार्ट है। और 10.2 में कहते हैं कि आप ज़रा प्लीज़ हमें बताइए कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है अभी ये है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों गौर से देखिए, लेक्चर को पढ़ते हैं, लेक्चर को देखते हैं पहले से शुरू से आखिर तक, ताकि जब भी मैं टॉपिक को शुरू से आखिर तक पढ़ाऊं तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग टॉपिक के बारे में बहुत जल्द समझ जाएंगे कि क्या हुआ इस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, चले देखते हैं कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। ठीक है, लुक केयरफुली दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है उनमें दो अहम काम होते हैं। प्लांट्स में दो अहम काम होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा जो अहम काम प्लांट्स में होता है वो होता है रिस्पायरेशन। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप पिछले लेक्चर को जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये डे टाइम में होता है। कौन से वक्त में होता है? डे टाइम में होता है, दिन के दौरान। क्यों? क्योंकि दिन के दौरान जो अहम चीज दरकार होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है मेरे प्यारे दोस्तों सनलाइट। क्या? सनलाइट। तो आप सबको पता है कि रोशनी, सूरज की रोशनी तो दिन के वक्त पड़ती है। तो जब दिन के वक्त सूरज की रोशनी पौधों पे पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती है, तो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इस दौरान ये क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आ जाए हम रिस्पायरेशन की तरफ, तो ये जो रिस्पायरेशन है ये हम नहीं कह सकते दोस्तों कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में रात को होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम और दूसरे जानदार जिंदा हैं। तो जिंदगी ये तो नहीं है ना कि प्लांट्स दिन के दौरान जिंदा होते हैं, या मैं कहता हूं कि प्लांट्स दिन के दौरान मर जाते हैं और रात को जिंदा होते हैं और उनमें रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। नहीं, तो जो रिस्पायरेशन है ये मैंने कल भी लिखा था, अगर आपको लेक्चर से याद हो, कि ये एक डे नाइट प्रोसेस है। डे प्लस नाइट प्रोसेस है दोस्तों। ये दिन में भी होता है, रात में भी होता है। और ये किन चीजों में होता है? किन चीजों में? ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है दोस्तों। जो भी चीजें जिंदा होती हैं इन सब में क्या होती है? रिस्पायरेशन होती है। कब होती है? 24 घंटे स्टार्ट होती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। अगर स्टॉप हो जाए तो फिर जिस टिश्यू, जिस सेल, जिस ऑर्गन में ये स्टॉप हुआ वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो सेल काम छोड़ देगा। ठीक है, सो जो रिस्पायरेशन है वो डे नाइट प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल में प्लांट्स में भी ये रिस्पायरेशन डे एंड नाइट स्टार्ट हो। प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन 24 घंटे होता रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है जब रात होती है। चलो अब कहते हैं जब दिन होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दौरान क्या होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में दिन के दौरान आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में, चलो मैं तो सारा प्लांट नहीं बना सकता, तो एक लीफ बनाऊंगा और इसी लीफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन के दौरान क्या होता है इस तरह करते हैं ताकि इसकी भी जरूरत हमें पड़नी है। ओके, ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान क्या होता है, दिन के दौरान अगर प्लांट को रूट्स के थ्रू वाटर मिले, ठीक है दोस्तों, रूट्स के थ्रू प्लांट को क्या मिले, वाटर मिले, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन पोर्स के जरिए, इन स्टोमेटा के जरिए अगर माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि दिन के दौरान एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ऊपर से अगर हम देखें तो सन भी चमक रहा होता है, राइट, सूरज भी चमक रही होती है, और सूरज के शुआएं यानी रेज कहाँ पे पड़ते हैं, प्लांट्स पे, तमाम चीजों पे पड़ते हैं, प्लांट्स पे पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन रेज में क्या होती है, इन रेज में क्या होती है दोस्तों, एनर्जी होती है। ठीक है, और से देखें तो अगर हम देखें, मैं इस जगह को थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं, अगर हम देखें तो प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में एक सेलुलर ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, क्लोरोफिल है। ठीक है, दिस इज क्लोरोफिल। नाउ लुक केयरफुली, हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया कहाँ, क्लोरोफिल में, वाटर भी आ गया कहाँ, क्लोरोफिल में, सनलाइट भी यहीं पे पड़ती है। तो जब सनलाइट पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, तो क्लोरोफिल के अंदर बनता क्या है, देखिए क्लोरोफिल के अंदर बनता क्या है, तो बनता है C6H12O6। ठीक है दोस्तों, क्या बना, ग्लूकोज बना। कितनी आसानी से समझ रहे हो, क्या बना, ग्लूकोज बना। और साथ साथ में क्या बना दोस्तों, आप सबको पता है कि इस दौरान ऑक्सीजन भी बनती है, इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन भी बनती है। तो गौर से देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और ऑक्सीजन को बना दिया। ठीक है, अब देखें दिन के दौरान जब सूरज पड़ती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। क्या है, रिक्वायरमेंट, ये प्लांट को दरकार होती है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन ना हो तो ग्लूकोज में कार्बन कहां से आएंगे, तो ग्लूकोज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ग्लूकोज नहीं बन सकती। तो देखते हैं कि दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे जाते हैं, दिन के दौरान ड्यूरिंग डे ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। देखिए आप गौर से, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो जब बहुत ज्यादा बन रहा है तो ऑक्सीजन लीफ से निकलकर, स्टोमेटा से निकलकर, स्टेम से निकलकर, रूट से निकलकर कहाँ जाती है, एनवायरमेंट में। कहाँ गई, एनवायरमेंट में गई। क्यों, क्योंकि ये एक वेस्ट चीज था। ठीक है, अब यहां पे एक अहम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कौन सा अहम कंसेप्ट, देखिए गौर से। आया आप लोग मुझे बताएं, जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है दिन के दौरान, आगे इस सारी की सारी वेस्ट है? नो, जवाब ये है कि नहीं सर, इसका कुछ हिस्सा यही प्लांट रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करता है। देखे ना, डे एंड नाइट प्रोसेस है। तो जब ऑक्सीजन बनती है तो इसी ऑक्सीजन को प्लांट्स थोड़ा सा इस्तेमाल करके ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस में जितने एंजाइम्स दरकार होते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, उन सब के लिए तो एटीपी की जरूरत होती है।
एटीपी कहां से आती है? एटीपी हमें मिलती है ग्लूकोज से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता कि दिन के दौरान जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है वो सारी की सारी वेस्ट है, ऐसा नहीं है। इसका कुछ हिस्सा वेस्ट है, चलो जाने देते हैं एनवायरमेंट में ताकि दूसरे एनिमल्स इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसका कुछ हिस्सा प्लांट खुद इस्तेमाल करता है दिन के दौरान भी और रात के दौरान भी, ताकि प्लांट में भी तो रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। तो रिस्पायरेशन एक डे नाइट प्रोसेस है, रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। तो जब रिस्पायरेशन होती है तो रिस्पायरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है, ठीक है। तो क्या किया हमने कि हम यहां कहते हैं कि डे टाइम के दौरान, लुक केयरफुली, गौर से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आता है। तो यहां पे मेरे ख्याल से गैसों का एक एक्सचेंज तो हुआ, ठीक है। ये था डे टाइम प्रोसेस। अब आते हैं नाइट को एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात को क्या होता है? रात को तो लोग सोते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं सोते दोस्तों। रात को क्या होता है? रात को अगर हम देखें दोस्तों तो वही लीफ को हम यहां पे भी बनाएंगे, दैट इज द लीफ, राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि रात को भी पानी होता है जमीन में, ऐसा तो नहीं कि रात को प्लांट में पानी नहीं जाता। रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी माहौल में बहुत ज्यादा होती है, यस होती है, लेकिन रात को धूप नहीं पड़ती है। ये हमारा क्लोरोफिल साब हो गया, ठीक है, दिस इज क्लोरोफिल। अब देखें, रात को सूरज सो रहा होता है, रात को सूरज नहीं है, तो जब सूरज नहीं है तो सूरज के रेज नहीं है, जब रेज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सूरज जरूरी होता है, सूरज की किरण, सूरज की रोशनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे सूरज को हमने छुपाया है। तो अगर सूरज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो और वाटर अगर हो तो क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। सूरज की रोशनी में पावर होती है, रेज में पावर होती है और इन पावर से इनमें बॉन्ड्स ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो जब सूरज नहीं है तो क्या होगा? और अंधेरा है, रात है, रात को तो क्या हुआ? सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस स्टॉप है। फोटोसिंथेसिस क्या है? स्टॉप है दोस्तों। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या आपके ख्याल में रिस्पायरेशन भी नहीं हो रही है? नहीं। रात को और दिन को दोनों दौरान रिस्पायरेशन डे नाइट प्रोसेस है, मैंने बताया आपको। रात को तो रिस्पायरेशन होगी, तो जब रात को रिस्पायरेशन होगी दोस्तों तो उल्टा काम होगा। उल्टा क्या होगा? यहाँ पे जितने भी ग्लूकोज मौजूद होंगे, एंजाइम्स इन ग्लूकोज को ब्रेक करते जाएंगे। तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? यस, आप लोग बताएं, किस चीज की? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो रात को ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जा रहा है और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूं इसी लीफ के अंदर, C6H12O6 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करें तो क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगी। अब देखिए देखिए देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो तो मेरे ख्याल से वहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो लीफ से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो आप देखिए, यहां मैं फिर यहां आप लोगों को ले जाता हूं। देखिए दोस्तों, दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, यहां पे आ जाए। रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। समझ में आ गई बात? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है। यहां पे देखिए, दिन के दौरान ऑक्सीजन वेस्ट है, और अगर यहां आ जाए तो रात को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। क्या होती है?
रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन को आपने बंद किया प्लांट पे, आप नहीं दे रहे, तो फिर रिस्पायरेशन नहीं होगी, और जब रिस्पायरेशन नहीं होगी तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। सो ये था दिन के दौरान और ये था रात के वक्त कि प्लांट में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन सिर्फ हम है कि दिन को और रात को भी सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन पे गुजारा करते हैं, रिस्पायरेशन होती रहती है। ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ तक हम समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक और बात, एक अहम बात, किस प्रोसेस के थ्रू रिस्पायरेशन होती है दोस्तों, सॉरी गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, कौन सा प्रोसेस है। आप देखें, लुक केयरफुली और से देखिए दोस्तों, डे टाइम में एनवायरनमेंट में क्या, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है। ठीक है, दिन के दौरान एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार ज्यादा होती है, प्लांट के अंदर कम होती है। तो जब प्लांट के अंदर कम है और प्लांट से बाहर ज्यादा है, तो ये गैस खुद ब खुद मूवमेंट करेगी कहां से, ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ। तो आप लोगों को अगर याद हो कि जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। सो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स होते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। यहां पे देखें, दूसरी बात, यहां पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जब फोटोसिंथेसिस जल्दी जल्दी हो रही है तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन भी ज्यादा बन रही है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, तो क्या करती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह को जब मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, अगर अभी हम स्टोमेटा के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, तो अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर चली जाती है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है। अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर चली जाती है। अगर रात को अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में ज्यादा बन रही हो और एनवायरनमेंट में कम हो तो प्लांट से बाहर आ जाती है। और अगर रात को ऑक्सीजन प्लांट में कम हो, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज्यादा हो, तो एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। सो इन शॉर्ट, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होती है, थ्रू डिफ्यूजन होती है। इस बात को हमने समझा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक क्लियर होंगे। जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूं, ये सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा और डिटेल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये सर क्या पढ़ा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप ही के लेवल से थोड़ी थोड़ी बातें ज्यादा बता दूं, ताकि आप लोगों को आगे जाने में दुश्वारी ना हो। ठीक है दोस्तों, राइट। सो अब हम अपने इस व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे जाते हैं। गौर से देखें कि आगे हम प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के बारे में और क्या कह सकते हैं। गौर से देखें दोस्तों, तो प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुमकिन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, लीव्स। बहुत से प्लांट्स में लीव्स होते हैं और इन लीव्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं। नंबर 2, मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेम के थ्रू भी होता है। स्टेम में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको लेंटिसल्स कहते हैं, उनके जरिए भी गैसियस एक्सचेंज होता है। नंबर 3, गौर से देखिए, रूट्स के थ्रू भी
गैसियस एक्सचेंज होते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि रूट्स के थ्रू कैसे, तो देखिए दोस्तों, ये जमीन है और यहाँ पे हमने एक सीड को बोया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस सीड के अंदर जितनी भी ग्लूकोज होती है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी और फिर बाद में इसमें एनर्जी बनेगी और जो सेल्स इसके अंदर है वो हर सेल अपना काम शुरू करेगा और छोटे छोटे रूट्स बनाना शुरू करेंगे और शूट भी क्या है, सॉइल के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर करें, अगर हम गौर करें तो यहाँ तो कोई लीफ नहीं है और ना ही स्टेम है, स्टेम भी छोटा है। तो इन रूट्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, रूट्स के एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं और उन सुराख के जरिए इस जिंदगी के दौरान गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो रूट्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है दोस्तों। सो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के थ्रू प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज ज्यादातर होते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जो रूट्स है, लीव्स है, स्टेम है या रूट्स है, इन सब के इर्द गिर्द किया है एक लेयर चढ़ा हुआ है जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं, जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को अगर मिसाल दूं, आप समझ ले कि ये एक लीफ है, ये जो किताब मेरे हाथ में है ये एक लीफ है और इस लीफ के ऊपर मैंने इस कवर को इस तरह चढ़ा दिया, ठीक है। तो लीफ इस कवर के अंदर पड़ा है ना, ठीक है। और से देखिए, लीफ क्या है, लीफ इस कवर के अंदर पड़ा है। इस कवर, ये जो कवर है, ये कवर रूट्स पे भी होता है, स्टेम पे भी होता है, लीव्स पे भी होता है। इस कवर को हम कहते हैं एपिडर्मस, राइट, एपिडर्मस। और अब हम बात करेंगे इसी एपिडर्मस के बारे में, इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, सो मैं लिख देता हूं यहां कि लीव्स, स्टेम एंड रूट्स आर कवर्ड बाय, यस, कवर्ड बाय एपिडर्मिस। इन सब के ऊपर एक लेयर होता है जैसे एपी मींस ऊपर या इर्द गिर्द, राइट। सो एपिडर्मस होता है। अब अगर मैं एपिडर्मस को थोड़ा सा ओपन करूं और आप लोगों को प्लांट के अंदर ले जाए कि प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक लीफ के एक हिस्से को मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ग्रीन मेसोफिल सेल्स, उनकी तरफ जाते हैं। तो चले हम एक एपिडर्मस का एक ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं एक लीफ बनाता हूँ, ठीक है, ये एक लीफ है और मैं ऐसा करता हूँ कि इस लीफ के इतने हिस्से को हम काट देते हैं। क्या करते हैं, इतने हिस्से को हमने काट दिया, ठीक है। इतने हिस्से को हमने काट दिया और उसे यहां ले जाकर हमने थोड़ा सा एनलार्ज किया। यहाँ पे मैं इस हिस्से को थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आप देखिए। और मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे किस चीज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मेसोफिल सेल्स का, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सिंपल डायग्राम हो ताकि आप लोगों को समझने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, ये एक इस लीफ का एक हिस्सा था जिसे मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज किया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात को देखते हैं। सबसे पहले इसके दो लेयर्स हैं, लुक केयरफुली। अगर ये एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ का एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा है, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। एपिडर्मस तो सारे हर तरफ होगी ना, तो अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया है दोस्तों, गौर से देखें कि ये लीफ था और इस लीफ के इस जगह को
इस मार्जिन को मैंने ऐसा इनलार्ज किया, तो इस मार्जिन को अगर इस तरफ इनलार्ज करें तो मार्जिन थोड़ा सा बड़ा होकर हमें नजर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये लीफ का अपर सरफेस और ये क्या है, ये लीफ का लोअर सरफेस। तो यहाँ पे जो है इसे कहते हैं हम अपर एपिडर्मस। तो अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस, या यहाँ अपर एपिडर्मस पे एक वैक्सी लेयर होता है और इस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल, राइट। इस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, चलो लिखते हैं यहाँ दिस इज क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे अगर हम देखें तो अपर एपिडर्मस है। ठीक है, सो दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स है मेरे प्यारे दोस्तों। सो ये कौन सा एपिडर्मस है, ये है अपर एपिडर्मस। ठीक है, दीज आर अपर एपिडर्मल सेल्स। और इसी तरह एपिडर्मस नीचे भी है, तो ये कौन सा एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस है। दिस इज आवर लोअर एपिडर्मस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा लोअर एपिडर्मस। अब इस एपिडर्मस के नीचे जो लेयर है उनमें है मीजोफिल सेल्स है। कौन से सेल्स है, मीजोफिल सेल्स। तो सबसे पहला जो लेयर है वो लंबे लंबे सेल्स का होता है और इनमें इनको हम कहते हैं पेलिसेड मीजोफिल्स। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दुश्वारी नहीं है दोस्तों। पेलिसेड मीजोफिल्स, पेलिसेड लेयर। ठीक है, इनके नीचे जो सेल्स है वो थोड़े जो है ना इरेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी लेयर। कौन सा लेयर, स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, ओके। और से देखिए, ये जो खाली जगह मैंने छोड़े इनको कहते हैं, ये कौन सा लेयर है, ये है स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, और ये जो खाली जगह मैंने छोड़े ये दे आर कॉल्ड एयर स्पेसेस। क्या है, ये एयर स्पेसेस है। और अगर आप थोड़ा सा और भी देखना चाहते हैं तो इन लेयर्स में, इन्हीं लेयर्स में इस तरह कुछ ट्यूब्स आते जाते हैं और इन ट्यूब्स को हम वेसल्स कहते हैं, वेसल्स आते हैं। सो दीज आर द वेसल्स। ठीक है, जाइलम फ्लाइम के जो वेसल्स है ना वो आते हैं। सो दीज आर द वेसल्स, राइट। ओके, ये वेसल्स। अब देखें, ये कौन सा एपिडर्मस है, ये अपर एपिडर्मस है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये लोअर एपिडर्मस है। ठीक है, अब दोस्तों इसी लोअर एपिडर्मस में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसी लोअर एपिडर्मस में दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे सुराख होते हैं और इन ही होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन स्मॉल होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में इन ही स्टोमेटास के थ्रू होते हैं। देखिए, राइट, देखा आपने, लुक केयरफुली। इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो मैं लिखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन। और इसी रास्ते से अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन भी अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है। तो क्या है कि प्लांट्स में ये जो ग्रीन मेसोफिल सेल्स है, इन मेसोफिल सेल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है जिसे हम अपर एपिडर्मस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं और ये वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। आपने बहुत से प्लांट्स में देखा होगा कि जब आप
लीफ के अपर सरफेस पे जो पानी डालते हैं तो पानी इस तरह जाती रहती है, एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इस पर ऊपर क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल के नीचे क्या है, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या है, पेरिसेट लेयर, और उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर है, उस स्पॉन्जी लेयर में क्या है, एयर स्पेसिस है। और लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में क्या है, लोअर एपिडर्मिस में स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, और उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और अंदर गैसेस अंदर जाते हैं, और फिर यहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह भी होते हैं, और क्लोरोफिल में फिर फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसी तरह ये है मीजोफिल सेल। क्या है ये, मीजोफिल सेल, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि जो स्टोमेटा होती है, ये स्टोमेटा कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है, और किस तरह ओपन होती है और किस तरह क्लोज होती है। तो अब थोड़ा सा मैं स्टोमेटा के बारे में बताता हूं कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा क्या चीज है, और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। देख राइट दोस्तों, चले अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को भी देखते हैं कि क्या है। तो स्टोमेटा क्या है दोस्तों, दे आर स्मॉल पोर्स फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। सो दे आर, मैं लिखता हूं स्मॉल पोर्स, देखिए स्मॉल पोर्स फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस, स्मॉल पोर्स फाउंड ऑन lower epidermis of leaves and some shoots also, right? So किस चीज के लिए जरूरी है ये, which control, ये क्या कंट्रोल करते हैं, which control exchange of gases, gaseous exchange को कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टोमेटा का डिफिनेशन क्या है, दे आर स्मॉल फोर्स फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स एंड दे हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ गैसियस एक्सचेंज। किस तरह कंट्रोल करते हैं, अगर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, अगर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो स्टोमेटा ओपन होंगे। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग क्या करती है, गैसों के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ एक स्टोमेटा को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक स्टोमेटा बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है स्टोमेटल पोर। ये क्या है, स्टोमेटा का जो सुराख है उसे कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है दोस्तों, ये स्टोमेटा का सुराख है। दूसरी बात, इस सुराख के इर्द गिर्द दो अहम सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स, ठीक है दोस्तों। इस गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द सबसाइडरी सेल्स है। सबसाइडरी सेल्स वो सेल्स है जो स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं जिन्हें हम सबसाइडरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर विच सेल्स, दीज आर सबसाइडरी सेल्स, सबसाइडरी सेल्स, ठीक है। और सबसाइडरी सेल्स के इर्द गिर्द क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है। स्टोमेटा के इर्द गिर्द स्टोमेटा का एक पोर होता है जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द दो सेल्स जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और उनके इर्द गिर्द सबसाइडरी सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा किस तरह ओपन और किस तरह क्लोज होती है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टोमेटा को ओपन करूंगा और फिर स्टोमेटा को क्लोज करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गौर से देखिए कि एक स्टोमेटा है जो कि क्लोज है, आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है। तो हम इस तरह करते हैं कि स्टोमेटा को हम ओपन करते हैं। तो किस तरह हम ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाती है, होता ऐसा है कि इस स्टोमेटा का ये जो सेल्स हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ चीजों का एंट्री होती है। जब स्टोमेटा चाहती है कि ये ओपन हो जाए तो
यहाँ पे ऐसा होता है कि ये दोनों वाल्स को इस तरह पुश किया जाता है, तो जब पुश होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। देखिए कौन सी चीजें हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग में हमें मदद देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम आयंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम आयंस, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, फिर क्या होता है, वाटर भी अंदर चली जाती है, वाटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर इस तरफ से भी पोटाशियम आ जाए, इस तरफ से हाइड्रोजन भी आ जाए थ्रू प्रोटॉन पंप, इस तरह से वाटर भी आ जाए तो ठीक है। गौर से देखें, सेम चार्जेस आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे भी मैं पोटाशियम रखूं, इस साइड पे भी मैं पोटाशियम रखूं, यहाँ पे भी पोटाशियम, यहाँ पे भी पोटाशियम, ये सब पोटाशियम पोटाशियम रख दूं, तो क्या होगा कि सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब सेम चार्जेस यहाँ पे आ जाते हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा का जो पोर है वो इस तरह, ये जो गार्ड सेल्स है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, सो स्टोमेटा को हमने ओपन किया, ओपन, राइट। सो किन चीज के जरिए, इन चार्जेस के जरिए, इन आयंस के जरिए हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अब हमने इसी को दोबारा क्लोज करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको क्लोज करें तो क्या करेंगे, हम इससे इन चार्जेस को दोबारा वापस बाहर ले जाएंगे, प्रोटॉन को बाहर ले जाएंगे, वाटर लॉस होगा दोनों तरफ से, और कैल्शियम की एंट्री होगी, क्या होगी, कैल्शियम की एंट्री होगी। तो देखिए पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लोरीन की भी एंट्री होगी। तो जब चार्जेस आ रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो स्टोमेटा वापस क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ये हमने क्या किया, हमने स्टोमेटा को ओपन और क्लोजिंग को एक्सप्लेन किया क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है। तो मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की दोस्तों। आप ऐसा करें कि लेक्चर को गौर से सुने और अपने पास कापी और पेन रखें और हर पॉइंट को लिखते जाए और फिर अपने बुक से कंपेयर करते जाए, तो इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पे ले आए, हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।